नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत गद्य साहित्य के अंतर्गत प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट के ऊपर। इसके पहले हमने भारतेंदु हरिश्चंद्र के ऊपर चर्चा की थी। उम्मीद है कि आप सभी उस वीडियो को जरूर देखे होंगे और भारतेंदु हरिश्चंद्र से रिलेटेड परीक्षाओं में किस तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कौन से महत्वपूर्ण कथन हो सकते थे उसकी जानकारी हो गई होगी। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट दोनों का मूल्यांकन किस तरीके से किया है और अपने गद्य साहित्य के अंतर्गत इन सभी का क्रम किस आधार पर है। जैसे आप अष्टछाप कवियों का आप क्रम देखते हैं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिसाब से उसका क्रम रखा है। वैसे परीक्षाओं में कालक्रम अनुसार जीवन क्रम अनुसार पूछा जाता है, लेकिन अष्टछाप कवियों का रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिसाब से क्रम निर्धारित किया है। और यहाँ पर भी आप देखेंगे कि सबसे पहले उन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र का जिक्र किया है। इसके बाद दूसरे नंबर पर प्रताप नारायण मिश्र का उल्लेख उन्होंने किया है। तो चलते हैं, बात करते हैं सीधे प्रताप नारायण मिश्र के ऊपर। दूसरे नंबर पर उन्होंने रखा है, लिखते हैं कि इनके पिता उन्नाव से आकर कानपुर में बस गए थे, जहां प्रताप नारायण जी का जन्म संवत 1913 और मृत्यु संवत 1951 में हुई। तो अगर हम संवत 1913 को ईस्वी में कन्वर्ट करते हैं तो 1856 ईस्वी में प्रताप नारायण मिश्र का जन्म हुआ था और निधन हुआ था 1894 ईस्वी में। यानी कि प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु हरिश्चंद्र से 6 वर्ष छोटे थे। यहाँ पर इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, लेकिन 10 वर्ष उनसे अधिक जीवित रहे। तो प्रताप नारायण मिश्र का क्रम आप ध्यान में रखिए कि भारतेंदु हरिश्चंद्र से वो छोटे थे और 10 साल उनसे ज्यादा जीवित रहे। आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, जो कि कथन के तौर पर बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लिखते हैं कि ये इतने मनमौजी थे कि आधुनिक सभ्यता और शिष्टता की कम परवाह करते थे। ये देखिए, यहाँ पर प्रताप नारायण मिश्र के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि ये इतने मनमौजी थे। वाक्य पर आपको ध्यान में रखना है कि ये इतने मनमौजी थे कि आधुनिक सभ्यता और शिष्टता की कम परवाह करते थे। कभी लावनी बाजों में जाकर शामिल हो जाते थे, कभी मेलों और तमाशों में बंद इक्के पर बैठ जाते दिखाई पड़ते थे। यानी कि प्रताप नारायण मिश्र मस्त मौले किस्म के आदमी थे। वो एक तरीके से मन के आधार पर चलने वाले थे। आधुनिक सभ्यता और शिष्टता क्या होती है उसका कम परवाह करते थे। कभी लावनी बाजों में जाकर शामिल हो जाते थे, कभी मेलों में, कभी वहां पर जो भी तमाशे हो रहे हैं उनको देखने के लिए बंद इक्के पर जाकर बैठ जाते थे। जिस तरीके से आपने अपने दोस्तों को भी देखा होगा जो मस्त मौलिक किस्म के होते हैं, मनमौजी प्रकृति के होते हैं, वो भी इसी तरीके के कामों को करते हैं। तो प्रताप नारायण मिश्र भी उसी तरीके के थे। आगे लिखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल कि प्रताप नारायण मिश्र यद्यपि लेखन कला में भारतेंदु को ही आदर्श मानते थे, पर उनकी शैली में भारतेंदु की शैली से बहुत कुछ विभिन्नता भी लक्षित होती है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में पढ़ रहे थे तो उसमें हमने देखा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र तो रचना कर्म कर रहे थे, साथ में वो अपने समकालीनों को भी प्रभावित कर रहे थे। तो प्रताप नारायण मिश्र उन्हीं में से एक हैं जो कि भारतेंदु की लेखन कला को आदर्श मानते थे। इसके बावजूद उनकी अहमियत थी, उनका उनका जो भी उनकी अस्मिता थी या फिर पहचान थी वो भी अलग थी। कुछ विभिन्नता दिखाई पड़ती है। प्रताप नारायण जी में विनोद प्रियता विशेष थी, इससे उनकी वाणी में व्यंग्यपूर्ण वक्रता की मात्रा प्रायः रहती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है कि वो लिखते हैं कि प्रताप नारायण जी में विनोद प्रियता विशेष थी। और इसका परिचय उन्होंने ऊपर के पैराग्राफ में कर दिया है कि वो ऐसे थे कि मनमौजेपन के स्वभाव वाले थे। वो ये ध्यान नहीं रखते थे कि कहाँ पर कैसे रहना है, स्वतंत्र तरीके से वो करते थे। ये काम विनोद प्रिय व्यक्ति ही कर सकता है। यानी
हंसमुख, मस्तमौलिक किस्म का आदमी ही कर सकता है। तो उनकी खास विशेषता के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिख रहे हैं कि विनोद प्रियता उनमें विशेष थी। इससे उनकी वाणी में व्यंग्यपूर्ण वक्रता की मात्रा प्राय रहती है। यानी कि भारतेंदु युग के निबंधकारों की बात करें, गद्यकारों की बात करें, तो एक सवाल बार बार पूछा जाता है कि हंसमुख गद्य लिखने के लिए जाने जाते थे। हंसमुख गद्य लिखने के बहाने वो उस समय की तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक चीजों को भी सामने लाने का प्रयास करते रहे। तो व्यंग के माध्यम से, जैसा कि आप जानते हैं कि शब्द शक्तियों में अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, व्यंजना का प्रयोग भारतेंदु युग के रचनाकारों ने किया है। और कई बार आपने देखा है कि हंसी मजाक में ही असली बात कह दी जाती है। आप अपने मित्रों के बीच में जब भी चर्चा करते हैं तो मित्र कहते हैं कि ये तो हमने हंसी मजाक में कहा था, लेकिन वो सीरियस बात को कह चुके होते हैं। उसी तरीके के प्रताप नारायण मिश्र भी थे। विनोद प्रियता उनकी खास विशेषता थी और उस विशेषता को अपनाते हुए उन्होंने व्यंग्यपूर्ण वक्रता को केंद्र में रखा। आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि इसके लिए वे पूर्वीपन की परवाह न करके अपने बैसवारे की ग्राम्य कहावतें और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे। यहां पर एक शब्द प्रयोग किया गया है, बैसवारे की ग्राम्य कहावतें। जैसा कि आप जानते हैं कि जो प्रताप नारायण मिश्र का इलाका रहा, जहां उनका जन्म हुआ, उन्नाव या फिर उन्नाव से कानपुर, तो ये वो क्षेत्र है। अगर भाषा विज्ञान के दृष्टिकोण से हम देखें तो यहाँ पर अवधी बोली बोली जाती है और अवधी बोली की एक खास विशेषता है, उसका एक नाम है जिसको कि हम बैसवाड़ी बोली या फिर बैसवारे के नाम से भी जानते हैं। तो इसका मतलब है कि प्रताप नारायण मिश्र अपने क्षेत्रीय ग्राम्य कहावतों को भी निबंधों में रखने का प्रयास किया या फिर रचना कर्म में उसको रखा। वो जमीन से जुड़े हुए थे, इसीलिए यहाँ पर कहा गया कि इसके लिए, यानी कि व्यंग्यपूर्ण वक्रता को प्रस्तुत करने के लिए वे पूर्वीपन की परवाह न करके अपने बैसवारे की ग्राम्य कहावतें और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे, निसंकोच तरीके से। कैसा ही विषय हो, वे उसमें विनोद और मनोरंजन की सामग्री ढूंढ लेते थे। किसी भी तरीके का विषय हो, वो उसमें कहीं न कहीं विनोद, अपने स्वभाव के अनुसार विनोद और मनोरंजन दोनों को ढूंढ लेते थे। अपना ब्राह्मण पत्र उन्होंने विविध विषयों पर गद्य प्रबंध लिखने के लिए ही निकाला था। तो बातों ही बातों में यहाँ पर जिक्र कर दिया गया कि प्रताप नारायण मिश्र किस पत्र का संपादन कर रहे थे, उसका नाम है ब्राह्मण पत्र। यानी कि आप देखेंगे कि भारतेंदु युग के जितने भी रचनाकार हैं वो कहीं न कहीं पत्रकार भी थे। ऊपर बताया जा चुका था कि भारतेंदु हरिश्चंद्र 3 पत्र पत्रिकाओं का संपादन किए थे। किनका किनका किए थे, आपके मन मस्तिष्क में आ गया होगा। यहाँ पर प्रताप नारायण मिश्र को पढ़ते हुए हमें ध्यान में रखना है कि जहां पर वो विनोद प्रियता को मुख्य रूप से प्रस्तुत कर रहे थे, व्यंग्यपूर्ण वक्रता को ध्यान में रख रहे थे, साथ में उन्होंने ब्राह्मण पत्र का संपादन किया था। ठीक है, कहां से किया, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि उन्नाव में उनका जन्म जरूर हुआ, बाद में वो कानपुर आ गए थे, तो कानपुर से ब्राह्मण पत्र निकल रहा था और उसकी विषय वस्तु कैसी थी, विविध विषयों पर गद्य प्रबंध लिखने के लिए ही निकाला था। लेख हर तरह के निकालते थे, देश दशा, समाज सुधार, नागरिक हिंदी प्रचार, साधारण मनोरंजन आदि सब विषयों पर मिश्र जी की लेखनी चलती थी। यानी कि ब्राह्मण पत्र निकालने के साथ साथ उन्होंने देश की दशा कैसी है, समाज सुधार को लेकर विषय को रखा। साथ में आप देख रहे हैं कि प्रताप नारायण मिश्र का ध्यान किधर है, नागरी हिंदी प्रचार के तरफ भी है। जिससे नागरी लिपि का हम धड़ल्ले से प्रयोग करते हैं, उसके लिए किन किन लोगों ने संघर्ष किया, ये इतिहास ग्रंथ पढ़ते हुए या फिर वीडियो लेक्चर देखते हुए आप आसानी से समझ जाएंगे। तो नागरी हिंदी प्रचार के लिए भी काफी प्रयास किया प्रताप नारायण मिश्र ने। साथ में साधारण मनोरंजन आदि सब विषयों पर इनकी लेखनी लगातार चलती रही। शीर्षकों के नामों से ही विषयों की अनेक रूपता का पता चलेगा, जैसे घोड़े का लत्ता बिने, कनातन का डौल बांधे, समझदार की मौत है, बात, मनोयोग, वृद्ध, भाव। विषय को देखिए किस तरीके से
शीर्षकों का निर्धारण किया जाता रहा। अगर आप यूपीटीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे होंगे या फिर प्रवक्ता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे तो एक बार सवाल पूछा जा चुका है, घूरे घूरे का लत्ता बिने, कनातन का डोल बांधे, समझदार की मौत है, बात मनोयोग, वृद्ध भव। इस तरीके के शीर्षकों पर आधारित प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो ये सभी शीर्षक किसके द्वारा लिखे गए हैं? प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा। आगे लिखते हैं कि यद्यपि उनकी प्रवृत्ति हास्य विनोद की ओर ही अधिक रहती थी, पर जब कभी कुछ गंभीर विषयों पर वे लिखते थे तब संयत और साधु भाषा का व्यवहार करते थे। दोनों प्रकार की लिखावटों के नमूने नीचे दिए जाते हैं। अब हमने तो यहाँ पर बता दिया प्रताप नारायण मिश्र के बारे में विस्तार से, लेकिन एक परीक्षार्थी के तौर पर किस तरीके से हमें ध्यान में रखना है उसको भी देखना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में भी लिखा कि वो सीधे संयत साधु भाषा का प्रयोग करते थे, ठीक है, और यहाँ पर भी लिखा है। तो दोनों को आपको मिलाकर देखना है कि मिलती जुलती बातें कहाँ कहाँ पर वो कर रहे हैं। कई बार परीक्षा में कंफ्यूजन सा होने लगता है कि किस व्यक्ति के बारे में, किस लेखक के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। तो अभी तक जो हमने चर्चा की है, आपके दिमाग में ये जरूर बैठ गया होगा कि प्रताप नारायण मिश्र की रचनाओं में व्यंग्य वक्रता और हास्य विनोद प्रियता जैसे भाव मौजूद थे। समझदार की मौत है जो यहाँ पर उदाहरण दिया गया है नमूने के तौर पर, उसको हम देखते हैं। लिखते हैं कि सच है सब तय भले हैं, मूढ़ जिन्हें न व्यापे जगत गति, मजे से पराई जमा गपक बैठना, खुशामदियों से गप मारा करना, जो कोई तिथ त्योहार आ पड़ा तो गंगा में बदन धो आना, गंगा पुत्र को 4 पैसे देकर सेंत मेत में धर्म मूरत धर्म अवतार का खिताब पाना, संसार परमार्थ दोनों तो बन गए, अब काहे की है और काहे की खै खै। तो यहाँ पर आप देखिए प्रताप नारायण मिश्र की जो खास विशेषता है विनोद प्रियता, वो आपको दिखाई पड़ रही होगी। समझदार की मौत शीर्षक के अंतर्गत वो लिखते हैं कि सब तय भले हैं, मूढ़ जिन्हें न व्यापे जगत गति, मजे से पराई जमा गपक बैठना, खुशामदियों से गप मारा करना, जो कोई तिथ त्योहार आ पड़ा तो गंगा में बदन धोआना, गंगा पुत्र को 4 पैसे देकर सेंत मेत में धर्म मूरत धर्म अवतार का खिताब पाना, संसार परमार्थ दोनों तो बन गए, अब काहे की है और काहे की खै खै। आफत तो बेचारे जिंदा दिलियों की है, जिन्हें न यो कल न वो कल। जब स्वदेशी भाषा का पूर्ण प्रचार था तब के विद्वान कहते गिरवाण वाणीषु विशाल बुद्धि तथान्य भाषा रसोलुल्पोहम। अब आज अन्य भाषा वरंच अन्य भाषाओं का कर्कट छाती का पीपल हो रही है। अब यह चिंता खाए लेती है कि कैसे इस चुड़ैल से पीछा छूटे। तो आप देख रहे हैं कि हिंदी भाषा के प्रारंभिक स्वरूप को लेकर भी प्रताप नारायण मिश्र चिंतित हैं, और समझदार की मौत में इस बात का उन्होंने जिक्र भी कर दिया। आखिरी पंक्ति आप देख रहे हैं कि अब आज अन्य भाषा वरंच अन्य भाषाओं का कर्कट, जिसको कि ब्रैकेट में उर्दू लिखा है, छाती का पीपल हो रही है, और अब यह चिंता खाए लेती है कि कैसे इस चुड़ैल से पीछा छूटे। यानी कि उर्दू को एक तरीके से वो चुड़ैल से जोड़कर देखने का प्रयास कर रहे हैं, उर्दू भाषा के पक्षधर में नहीं दिखाई पड़ रहा है। आगे एक और शीर्षक है जिसका नाम है मनोयोग। लिखते हैं कि शरीर के द्वारा जितने काम किए जाते हैं उन सब में मन का लगाव अवश्य रहता है। जिनमें मन प्रसन्न रहता है वही उत्तमता के साथ होते हैं, और जो उसकी इच्छा के अनुकूल नहीं होते वह वास्तव में चाहे अच्छे कार्य भी हों किंतु भले प्रकार पूर्ण रूप से संपादित नहीं होते, न उनका कर्ता ही यथोचित आनंद लाभ करता है। इसी से लोगों ने कहा है कि मन शरीर रूपी नगर का राजा है और स्वभाव उसका चंचल है। ये कथन के तौर पर पूछे जा सकते हैं कि मन शरीर रूपी नगर का राजा है और स्वभाव उसका चंचल है। यदि स्वच्छंद रहे तो बहुधा कुत्सित ही मार्ग में धावमान रहता है, यदि रोका न जाए तो कुछ काल में आलस्य और अकृत्य का व्यसन उत्पन्न करके
जीवन को व्यर्थ एवं अनर्थपूर्ण कर देता है। तो मनोयोग शब्द पर आपको ध्यान में रखना है कि किस तरीके से मन और शरीर को जोड़ा जाए। इसी के लिए हम योगा भी करते हैं और योगा दिवस भी मनाते हैं, ये सारी चीजें आप जानते होंगे। लेकिन प्रताप नारायण मिश्र, जो कि बताया गया ऊपर कि शीर्षकों के चयन के लिए जाने जाते हैं, और शीर्षकों के जो आप देखेंगे कि उनकी लंबाई भी हो सकती है और कई शीर्षक बहुत छोटे होते हैं, जैसे भाव शब्द का प्रयोग किया गया था ऊपर में, आपने इसको देखा, बड़े शीर्षक भी हैं और छोटे शीर्षक भी हैं। ठीक है, तो मनोयोग में उन्होंने बताया कि मन का लगाव, कोई भी आप काम करते हैं तो उसमें अवश्य रूप से रहता है, और जब मन प्रसन्न रहता है तो उस काम को आप उत्तम तरीके से कर सकते हैं। और मन को शरीर रूपी नगर का राजा भी बताया, और स्वभाव उसका चंचल है। मन का स्वभाव क्या है? चंचल है। जैसे आप ये वीडियो लेक्चर देख भी रहे हैं तो आपको लग रहा है कि इसको तो मैं किताब से भी पढ़ लेता, यहाँ पर बहुत बड़ी बात क्या बताई जा रही है। आपका मन चंचल है, फिर आप इधर उधर भी देखना शुरू कर दे रहे हैं कि इस लेक्चर को हम बाद में देखेंगे। तो स्वभाव क्या है? मन का चंचल है। उसको जब आप नियंत्रित करते हैं तो उसको हम मनोयोग कहते हैं। इसीलिए कई बार मैं इसको आत्मीय लगाव के रूप में भी कहता हूं। तो यहाँ पर देखिए, दोनों शीर्षकों में आए हुए कथनों को बिल्कुल ध्यान में रखिए कि प्रताप नारायण मिश्र ने इसका प्रयोग किया है, और साथ में प्रताप नारायण मिश्र को लेकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का क्या दृष्टिकोण रहा है और कौन से महत्वपूर्ण कथन रहे, उनको भी आप जरूर ध्यान में रखिए। आगे लिखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल कि प्रताप नारायण जी ने फुटकल गद्य प्रबंधों के अतिरिक्त कई नाटक भी लिखे। कलि कौतुक रूपक इनका नाटक है। इसमें पाखंडियों और दुराचारियों का चित्र खींचकर उनसे सावधान रहने का संकेत किया गया है। संगीत शाकुंतल लावनी के ढंग पर गाने योग्य खड़ी बोली में पदबद्ध शकुंतला नाटक है। भारतेंदु के अनुकरण पर मिश्र जी ने भारत दूरदर्शा नाम का नाटक भी लिखा था। हठी हमीर, रणथंभौर पर अलाउद्दीन की चढ़ाई का वृत्त लेकर लिखा गया है। गो संकट नाटक और कलि प्रभाव नाटक के अतिरिक्त जुआरी खुआरी नामक उनका एक प्रहसन भी है। तो यहाँ पर बताया गया कि जहां पर प्रताप नारायण मिश्र गद्य प्रबंध लिखने में माहिर थे, एक पत्र का उन्होंने संपादन भी किया, उसके अतिरिक्त नाटक के क्षेत्र में भी उन्होंने अपनी लेखनी को आजमाया। कारण क्या था कि इनके जो एक तरीके से पथ प्रदर्शक थे, इनके आदर्श थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, उन्होंने सबसे ज्यादा क्या लिखा? नाटक में काम किया। तो जाहिर सी बात है कि उनका प्रभाव इनके ऊपर पड़ना था, जिसके वजह से इन्होंने कलि कौतुक रूपक लिखा, जिसमें कि पाखंडियों और दुराचारियों का चित्र खींचा और उसे सावधान रहने का एक तरीके से उद्देश्य बताया, फिर संकेत किया। इसके अतिरिक्त यहाँ पर बताया जा रहा है कि संगीत शाकुंतल, जो कि लावनी के आधार पर लिखा गया है, खड़ी बोली में लिखा गया है, ये भी ध्यान रखना है। और ये क्या है? शकुंतला नाटक पदबद्ध में लिखा हुआ है। इसके अतिरिक्त प्रताप नारायण मिश्र पर भारतेंदु हरिश्चंद्र का इतना ज्यादा प्रभाव था कि इन्होंने भी भारत दूरदर्शा नाम से एक नाटक लिखा। तो यहाँ पर ध्यान में रखने वाली बात है कि भारत दूरदर्शा नाम से एक ही युग में दो नाटककार हैं, एक तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा और दूसरा प्रताप नारायण मिश्र ने लिखा। इसके अतिरिक्त प्रताप नारायण मिश्र ने और नाटक लिखे, जिसमें हठी हमीर का नाम दिया गया और इसमें पात्र के रूप में है अलाउद्दीन। गो संकट नामक नाटक लिखा। इसके अतिरिक्त कलि प्रभाव नाम से नाटक लिखा। जुआरी खुआरी नाम से एक प्रहसन भी लिखा है। तो ये सभी तथ्य आप परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बिल्कुल ध्यान में रखिए, जिससे कि प्रताप नारायण मिश्र से अगर किसी भी तरीके का सवाल पूछा जाएगा तो आप निश्चित तौर पर परीक्षा हॉल में बढ़त बनाकर रहेंगे। अब बात हम करेंगे बालकृष्ण भट्ट के ऊपर। आपके मन में जरूर आ रहा होगा कि अगर केवल प्रताप नारायण मिश्र पर बात करके आप खत्म कर दिए होते तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन यही अंतर हो जाता है कि कैसे किताबों को पढ़ना है। जब आप प्रताप नारायण मिश्र को पढ़ रहे हैं तो बालकृष्ण भट्ट को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जगह जगह पर प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट की तुलना की है। तो क्यों ना हम उन तुलनाओं को पढ़ते हुए इन दोनों साहित्यकारों को एक बार में पढ़ लें। तो चलते हैं, बात करते हैं बालकृष्ण भट्ट के ऊपर।
आप देख रहे हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट को तीसरे नंबर पर रखा है। पहले नंबर पर भारतेंदु को रखा, दूसरे नंबर पर प्रताप नारायण मिश्र को रखा और तीसरे नंबर पर आप देख रहे हैं बालकृष्ण भट्ट को रखा है। लेकिन अगर आप जन्म काल को ध्यान में रखेंगे तो इन सभी से बड़े पड़ जाएंगे बालकृष्ण भट्ट। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि भट्ट जी का जन्म प्रयाग में संवत 1901 में और परलोकवास संवत 1971 में हुआ। यानी कि अगर इसको ईस्वी में देखें तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म 1844 ईस्वी में हुआ। आपको याद आ गया होगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का कब हुआ और प्रताप नारायण मिश्र का जन्म कब हुआ था। इसका मतलब है कि यहाँ पर बालकृष्ण भट्ट जो हैं इन दोनों से बड़े थे, सीनियर थे। इनका जन्म कहाँ पर हुआ? प्रयाग में हुआ। और निधन आप देख रहे हैं कि बताया गया कि सन 1914 ईस्वी में हुआ। एक चीज आप देखेंगे कि भारतेंदु के जो भी समकालीन रचनाकार हैं उनकी उम्र बहुत ज्यादा नहीं रही है। जहां पर आप देख रहे हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र लगभग 35 वर्ष की अवस्था में उनका निधन हो गया। वहीं प्रताप नारायण मिश्र भी आप देख रहे हैं कि 45 वर्ष के आसपास में जीवित रहे। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा बालकृष्ण भट्ट थोड़ा ज्यादा दिन तक जीवित रहे। ठीक है, तो प्रयाग में इनका जन्म हुआ। आगे बताया जा रहा है कि ये प्रयाग के कायस्थ पाठशाला कॉलेज में संस्कृत के अध्यापक थे। ये ध्यान देने वाली बात है कि बालकृष्ण भट्ट विशेषज्ञ किस विषय के थे? संस्कृत के थे। कॉलेज में ये अध्यापक थे। अभी तक हमने प्रताप नारायण मिश्र को पढ़ा, भारतेंदु हरिश्चंद्र को पढ़ा, कहीं नहीं ये पता चला कि वो रचना कर्म के अलावा और भी क्या करते थे। लेकिन बालकृष्ण भट्ट पता चल गया कि ये जहां रचनाकार थे वहीं ये पेशे से टीचर भी थे, शिक्षक थे, अध्यापक थे। किसमें? कायस्थ पाठशाला में। आगे शुक्ल जी लिखते हैं कि उन्होंने संवत 1933 में अपना हिंदी प्रदीप गद्य साहित्य का ढर्रा निकालने के लिए ही निकाला था। 1933 संवत की बात की जा रही है। अगर इसको हम ईस्वी में कन्वर्ट करेंगे तो 1876 ईस्वी में हिंदी प्रदीप नाम से एक पत्र का संपादन बालकृष्ण भट्ट ने किया था। कहां से किया? प्रयाग से किया था, जिसको कि वर्तमान समय में हम प्रयागराज नाम से जानते हैं। हिंदी प्रदीप का संपादन खास उद्देश्य से उन्होंने किया था, गद्य साहित्य का ढर्रा निकालने के लिए कि किस तरीके से गद्य साहित्य को परिनिष्ठित रूप से किया जाए, जिसमें सामाजिक, साहित्यिक, राजनीतिक, नैतिक सब प्रकार के छोटे छोटे गद्य प्रबंध ये अपने पत्र में 30 वर्ष तक निकालते रहे। ये बड़ी बात है कि हिंदी प्रदीप जो कि 1876 ईस्वी के आसपास में प्रकाशित करना शुरू किए प्रयाग से, इलाहाबाद से, और उस पत्र में सामाजिक, साहित्यिक, राजनीतिक और नैतिक सभी प्रकार के विषयों पर गद्य प्रबंध इन्होंने 30 वर्ष तक निकालने का प्रयास किया था। ये तथ्य यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। आगे लिखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल कि मिश्र जी के समान भट्ट जी भी स्थान स्थान पर कहावतों का प्रयोग करते थे, पर उनका झुकाव मुहावरों की ओर कुछ अधिक रहा है। तो देखिए यहाँ पर तुलना होना शुरू हो गई कि प्रताप नारायण मिश्र के समान बालकृष्ण भट्ट भी जगह जगह पर कहावतों का प्रयोग करते थे। अब आपके मन में तुरंत आना चाहिए, इसी वीडियो लेक्चर में हमने बताया कि प्रताप नारायण मिश्र बैसवारे की ग्राम्य कहावतों का प्रयोग करते थे और बेधड़क तरीके से शब्दों को रखते थे। इसका प्रभाव बालकृष्ण भट्ट के ऊपर भी पड़ा था। उसी तरीके से बालकृष्ण भट्ट भी जगह जगह पर कहावतों का प्रयोग करते थे, पर उनका झुकाव मुहावरों की ओर कुछ अधिक रहा। अब आपके मन में आना चाहिए कि क्या मुहावरे और कहावतों में, कहावतों को हम लोकोक्ति भी कर सकते हैं, इनमें क्या अंतर हो सकता है? एक खास अंतर मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर कि मुहावरे में आप देखें कि अंत में ना शब्द का प्रयोग होता है, ठीक है, और लोकोक्तियों में आप देखेंगे कि उस लोक के जीवन अनुभव के आधार पर जो भी अनुभव होता है उसको शब्दबद्ध कर दिया जाता है। जैसे नाच न आवे आंगन टेढ़ा, ये क्या है? लोकोक्ति है। और मुहावरे में आप देखेंगे कि 9 2 11 होना, ना शब्द का प्रयोग हो गया,
यानी कि भाग जाना, इस तरीके से। तो यहाँ पर बड़ा ही सूक्ष्म अंतर बताने का प्रयास किया जा रहा है कि जहां प्रताप नारायण मिश्र कहावतों पर जोर देते थे, वहीं बालकृष्ण भट्ट मुहावरों पर जोर देते थे। कितना सूक्ष्म अंतर है। वैसे हमारे जीवन में, परीक्षार्थियों के जीवन में मुहावरे और लोकोक्ति दोनों लगता है कि मिलते जुलते हैं, लेकिन अगर आप ARO या फिर मेंस देने जाते हैं तो वहां पर पूछ लिया जाता कि मुहावरे और लोकोक्ति में क्या अंतर है, और उदाहरण सहित क्लियर कीजिए, स्पष्ट कीजिए। तो थोड़ा सा मैंने अंतर बताया। बाकी इस स्टोरी और जो मैंने समय लिया है, इसलिए लिया है कि प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट को आप समझ गए होंगे उनकी शैली कैसे एक दूसरे से भिन्न है। आगे लिखते हैं रामचंद्र शुक्ल कि व्यंग्य और वक्रता उनके लेखों में भी भरी रहती है और वाक्य भी कुछ बड़े बड़े होते हैं। ठीक खड़ी बोली के आदर्श का निर्वाह भट्ट जी ने कभी नहीं किया है। पूर्वी प्रयोग बराबर मिलते हैं। समझा बुझाकर के स्थान पर समझाए बुझाए वे प्राय लिख जाते थे। तो यहां पर बताया गया कि जो खड़ी बोली के आदर्श होने चाहिए, जिसको लेकर प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र काम कर रहे थे, उतना निर्वहन बालकृष्ण भट्ट ने नहीं किया, बल्कि उनकी शैली में पूर्वी का प्रयोग ज्यादातर मिलता है। और यहाँ पर उदाहरण दिया कि समझा बुझा के स्थान पर समझाए बुझाए वे प्राय लिख जाते थे। उनके लिखने के ढंग से यह जान पड़ता है कि वे अंग्रेजी पढ़े लिखे नवशिक्षित लोगों को हिंदी की ओर आकर्षित करने के लिए लिख रहे हैं। स्थान स्थान पर ब्रैकेट में घिरे एजुकेशन इत्यादि अंग्रेजी शब्द पाए जाते हैं। बालकृष्ण भट्ट का एक खास निबंध आप पढ़ें, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, इस तरीके से एक उनका निबंध है। तो यहाँ पर उस निबंध को भी पढ़ेंगे तो कई जगहों पर अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया हुआ है। तो यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिख रहे हैं कि ऐसा लगता है कि वे अंग्रेजी पढ़े लिखे नवशिक्षित लोगों को हिंदी की ओर आकर्षित करने के लिए पूर्वी का प्रयोग करते थे और ब्रैकेट में अंग्रेजी के शब्दों को भी लिख जाते थे। इसी प्रकार फारसी अरबी के लफ्ज ही नहीं, बड़े बड़े फिक्रे तक भट्ट जी अपनी मौज में आकर रखा करते थे। यहां पर देखिए बड़ी बात कही जा रही है कि फारसी अरबी के शब्द ही नहीं, बड़े बड़े फिक्रे तक यानी वाक्य तक भट्ट जी अपनी मौज में आकर रखा करते थे। इस प्रकार उनकी शैली में एक निरालापन झलकता है। प्रताप नारायण के हास्य विनोद से भट्ट जी के हास्य विनोद में यह विशेषता है कि वह कुछ चिड़चिड़ाहट लिए रहता था। यानी प्रताप नारायण मिश्र का जो हास्य विनोद है, विनोद प्रियता है, और भट्ट जी की जो विनोद प्रियता है, उसमें अंतर भी बताया जा रहा है। जहां प्रताप नारायण मिश्र की विनोद प्रियता में चिड़चिड़ाहट नहीं है, वहीं भट्ट जी की विनोद प्रियता में क्या है, चिड़चिड़ाहट है। पद विन्यास भी कभी उसका बहुत ही चोखा और अनूठा होता था। यहाँ पर देखिए ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि चिड़चिड़ाहट है तो उसमें चोखापन मतलब तीव्रता, तीखापन और अनूठा दोनों का क्या है, मिश्रण है। तो यहाँ पर प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट की तुलना किस तरीके से आचार्य रामचंद्र शुक्ल कर रहे हैं, इन वाक्यों को आप जरूर ध्यान में रखिए। हो सकता है कि आगे के एग्जाम में आपको यही वाक्य विकल्पों के रूप में दिखाई पड़ जाए। तो जो विद्यार्थी यहाँ ध्यान से मेरी बातों को सुन रहे होंगे वो आराम से एग्जाम में कर लेंगे। आगे लिखते हैं कि अनेक प्रकार के गद्य प्रबंध भट्ट जी ने लिखे हैं, पर सब छोटे छोटे। वे बराबर कहा करते थे कि न जाने कैसे लोग बड़े बड़े लेख लिख डालते हैं। मुहावरों की सूझ उनकी बहुत अच्छी थी। आंख, कान, नाक आदि शीर्षक देकर उन्होंने कई लेखों में बड़े ढंग के साथ मुहावरों की झड़ी बांध दी है। एक बार वे मेरे घर पधारे थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का भी जन्म कब हो गया, 1884 ईस्वी में हो गया। और जब ये इस बात को बता रहे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं बालकृष्ण भट्ट और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का परिचय यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, और लिखते लिखते उनको याद आ गया कि एक बार वे मेरे घर पधारे थे, मतलब शुक्ल जी के घर
जाने का मौका मिला था बालकृष्ण भट्ट को, तो लिखते हैं कि मेरा छोटा भाई आंखों पर हाथ रखे उन्हें दिखाई पड़ा। उन्होंने पूछा, भैया आंख में क्या हुआ है? उत्तर मिला, आंख आई है। ये चट बोल उठे, भैया यह आंख बड़ी बला है, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है। तो देखिए किस चतुराई के साथ तुरंत विषय को निर्धारित कर लेना होता है। बालकृष्ण भट्ट उसमें पारंगत थे। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि बालकृष्ण भट्ट आंख, कान, नाक आदि शीर्षकों को देकर कई लेख लिखे थे और शुक्ल जी ने अपना एक संस्मरण भी इसी में रख दिया है कि उनके छोटे भाई की आंख आई थी। आजकल तो हम वैज्ञानिक भाषा में बोल देते हैं कि इन्फेक्शन हुआ है, लेकिन आज के अगर 20 साल पहले आप जाएंगे तो जब आंख लाल होती थी तो लोग बोलते थे कि आंख आ गई है। हमारे कई यहाँ पर विद्यार्थी जुड़े होंगे जो कि इस बात से सहमत होंगे कि लोग उस व्यक्ति की तरफ देखते नहीं थे कि मेरी भी आंख आ जाएगी, मतलब इन्फेक्शन ही वो होता था। तो यहाँ पर प्रचलन था उस जमाने में। आप देखें कि पूर्वांचल इलाके से ही जुड़े थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जो बालकृष्ण भट्ट इलाहाबाद से थे, तो इलाहाबाद और वाराणसी की दूरी बहुत इतना ज्यादा नहीं है, तो एक दूसरे से इनका मिलन भी हुआ था और वहां पर बालकृष्ण भट्ट ने छोटे भाई की आंख को आए हुए देखने के बाद क्या बोल दिया कि यह आंख बड़ी बला है, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है। इसी तरीके से आप देखेंगे एक कविता है केदारनाथ सिंह की, उन्होंने लिखा है कि जाना एक खौफनाक क्रिया है। ठीक है ना, इस चीज को आप देखिएगा। जाना शब्द क्या है, बहुत ही दर्दनाक या फिर खौफनाक क्रिया के रूप में केदारनाथ सिंह ने देखा है। तो कहीं न कहीं अपने पूर्ववर्ती रचनाकारों से लोग कुछ कुछ चीजें ले लेते हैं और फिर एक क्रिएटिव वर्क कर देते हैं, रचनात्मक कार्य कर देते हैं। आगे शुक्ल जी लिखते हैं कि अनेक विषयों पर गद्य प्रबंध लिखने के अतिरिक्त हिंदी प्रदीप द्वारा भट्ट जी संस्कृत साहित्य और संस्कृत के कवियों का परिचय भी अपने पाठकों को समय समय पर कराते रहे। क्योंकि बालकृष्ण भट्ट संस्कृत के विद्वान थे, तो इसका प्रभाव उनके लेखों में भी और खास तौर से हिंदी प्रदीप में दिखाई पड़ता है। बहुत बड़ी बात यहाँ पर अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं और आपने इसको पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में कहीं न कहीं जरूर देखे होंगे। लिखते हैं कि पंडित प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य साहित्य में वही काम किया है जो अंग्रेजी गद्य साहित्य में एडिसन और स्टील ने किया था। ये देखिए कथन इतना दूर इंपॉर्टेंट है और कई बार परीक्षाओं में आ चुका है। भले आपने वन लाइनर किताबों को अपने पास रखा होगा, लेकिन इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको पता चल गया होगा कि ये बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस रचनाकार पर करते हुए लिखा है। प्रताप नारायण मिश्र के समय जिक्र करते हुए नहीं लिखा है, बल्कि बालकृष्ण भट्ट का जब जिक्र कर रहे हैं और दोनों की तुलना करते हुए उन्होंने बात की कि प्रताप नारायण मिश्र एडिसन और बालकृष्ण भट्ट स्टील। सवाल कई बार पूछ लिया जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसको एडिसन कहा है और किसको स्टील कहा है। तो जो विद्यार्थी नहीं ध्यान देकर जाते हैं उनके लिए प्रश्न पहाड़ की तरह हो जाता है, और जो ध्यान देकर जाते हैं वो तुरंत इसका सही जवाब बता देते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि प्रताप नारायण मिश्र एडिसन और बालकृष्ण भट्ट को उन्होंने स्टील कहा है। और कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। भट्ट जी की लिखावट के दो नमूने देखिए। जिस तरीके से उन्होंने प्रताप नारायण मिश्र के नमूनों को दिखाया, यहाँ पर बालकृष्ण भट्ट के बारे में भी बता रहे हैं। कल्पना नामक एक शीर्षक दिया गया है, उसमें क्या उन्होंने लिखा है देख लेते हैं। लिखते हैं, यावत मिथ्या और दरोग की किबले गा, इस कल्पना पिशाचिनी का कहीं और छोर किसी ने पाया है। अनुमान करते करते हैरान गौतम से मुनि गौतम हो गए। कणाद तिनका खा खा कर किनका बिनने लगे, पर मन की मन भावनी कन्या कल्पना का पार न पाया। कपिल बेचारे 25 तत्वों की कल्पना करते करते कपिल अर्थात पीले पड़ गए। व्यास ने इन तीनों दार्शनिकों की दुर्गति देख मन में सोचा, कौन इस भूतनी के पीछे दौड़ता फिरे।
यह संपूर्ण विश्व जिसे हम प्रत्यक्ष देख सुन सकते हैं सब कल्पना, मिथ्या, नाशवान और क्षणभंगुर है, अतएव हेय है। तो देखिए बालकृष्ण भट्ट ने कल्पना विषय यानी शीर्षक पर किस तरीके से दार्शनिकों को आधार बनाते हुए अपनी बात को रखा है। और इसमें आप देख रहे हैं कि पढ़ने के बाद पैराग्राफ को पढ़ने के बाद कहीं न कहीं उसमें हास्य विनोद का भी पुट लगा हुआ है। ठीक है, अगला जो शीर्षक है यहाँ पर है आत्मनिर्भरता। सवाल पूछा भी जाता है कि आत्मनिर्भरता नामक निबंध किसने लिखा है, तो बालकृष्ण भट्ट ने। लिखते हैं, इधर 50-60 वर्षों से अंग्रेजी राज्य के अमन चैन का फायदा पाए हमारे देश वाले किसी की भलाई की ओर न झुके, वरन 10 वर्ष की गुड़ियों का ब्याह कर पहले से डेढ़ी दूनी सृष्टि अलबत्ता बढ़ाने लगे। हमारे देश की जनसंख्या अवश्य घटनी चाहिए। आत्मनिर्भरता में दृढ़, अपने कुबते बाजू पर भरोसा रखने वाला, पुष्ट वीर्य, पुष्ट बल, भाग्यवान एक संतान अच्छा है। देखिए वर्तमान समय में हमारे सरकार द्वारा योजनाएं भी लागू की गई हैं कि आत्मनिर्भर भारत। बहुत पहले ही आत्मनिर्भरता पर बालकृष्ण भट्ट ने लिख दिया था और इसीलिए ऐसे रचनाकारों को हम दूरदर्शी रचनाकार या फिर कालजयी रचनाकार के तौर पर देख सकते हैं। जनसंख्या को लेकर यहाँ पर कहा कि हमारे देश की जनसंख्या अवश्य घटनी चाहिए, इसको लेकर भी बहुत चर्चा की जाती है। अभी जब मैं ऐसे वीडियो लेक्चर पर बात कर रहा हूँ तो आज 9 जुलाई है, लेकिन इसके 2 दिन बाद आप देखेंगे कि हम लोग विश्व जनसंख्या दिवस मनाएंगे और उसमें जनसंख्या किस तरीके से नियंत्रित की जाए और ढेर सारी चीजों पर बात करेंगे। तो यहाँ पर आत्मनिर्भरता पर चर्चा करते हुए बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है कि अंग्रेजी राज के बारे में लिखा है, फिर जनसंख्या को ध्यान में रखा है, फिर आत्मनिर्भरता में दृढ़, अपने कुबते बाजू पर भरोसा रखने वाले, पुष्ट वीर्य, पुष्ट बल, भाग्यवान एक संतान अच्छा है, इस पर जोर दिया है। आगे है कि कुकर सूकर से निकम्मे, रग रग में दास भाव से पूर्ण, परम भाग्योपजीवी दास किस काम के। तो ये कथन भी आप ध्यान में रखिए कि बालकृष्ण भट्ट का है। आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि निबंधों के अतिरिक्त भट्ट जी ने कई छोटे मोटे नाटक भी लिखे हैं। यानी कि आप देखेंगे ये जो नाटक विधा है भारतेंदु युग की एक खास विधा रही। भारतेंदु तो नाटक सर्वाधिक रूप से लिखे ही, साथ में उनके समकालीनों ने लिखा। अलग अलग भले गद्य प्रबंध लिखने का प्रयास किया लेकिन नाटक भी लिखे हैं। उसमें भट्ट जी भी इसे अछूते नहीं रहे, ये भी इन्होंने भी लिखने का प्रयास किया है। क्या लिखा? शुक्ल जी लिखते हैं कि जो क्रमशः उनके हिंदी प्रदीप में छपे हैं, जैसे कलिराज की सभा, रेल का विकट खेल, बाल विवाह नाटक, चंद्रसेन नाटक। उन्होंने माइकल मधुसूदन दत्त की पद्मावती और शर्मिष्ठा नामक बंग भाषा के 2 नाटकों के अनुवाद भी निकाले थे। आप लोगों को भी याद आ गया होगा कि जब हम भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में बात कर रहे थे तो वहां पर कलिराज की सभा नाटक की चर्चा की गई थी, रेल का विकट खेल नाटक की चर्चा की गई थी, लेकिन वहां पर बालकृष्ण भट्ट नहीं बल्कि कुछ दूसरे नाटककारों की बात की गई थी। आप जरूर वहां पर देखिए। तो दोनों रचनाकारों को आप ध्यान में रखिए। जिस ऑप्शन में कलिराज की सभा, रेल का विकट खेल शीर्षक से प्रश्न पूछा जाए और उसमें बालकृष्ण भट्ट का नाम हो तो उसका उत्तर देंगे। लेकिन मुझे यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर विवादित लग रहा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र में जब हम चर्चा कर रहे थे तो कुछ दूसरे नाटककारों का वहां पर नाम था। ठीक है, इस चीज को जरूर ध्यान में रखिए। हो सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल थोड़े से उलझ से गए होंगे। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि जो गंभीर विद्यार्थी हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र में कलिराज की सभा, रेल का विकट खेल किसके नाटक के तौर पर बताए गए हैं, और यहाँ पर तो सीधे सीधे बताया गया कि उनके हिंदी प्रदीप में कौन कौन से नाटक छपे थे। कलिराज की सभा, रेल का विकट खेल, बाल विवाह नाटक, चंद्रसेन नाटक। एक चीज और दिखाई पड़ सकती है यहाँ पर, या फिर हम उसको मान सकते हैं कि बाल कृष्ण भट्ट इन नाटकों को हिंदी प्रदीप में छापा, यानी कि मौका दिया कि आप लोग लिखिए और हम इसमें छापते हैं।
इसके अतिरिक्त यहाँ पर बताया गया कि उन्होंने कुछ नाटकों के अनुवाद भी किए हैं, जिसमें माइकल मधुसूदन दत्त के पद्मावती और शर्मिष्ठा का बंग भाषा से हिंदी में अनुवाद किया है। और यहाँ पर आखिर में बताया गया कि संवत 1943 यानी 1886 ईस्वी में भट्ट जी ने लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर नाटक की सच्ची समालोचना भी और पत्रों में उसकी प्रशंसा ही प्रशंसा देखकर की थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी आलोचना में भी अपने हाथ को आजमाया और लाला श्रीनिवास दास के एक नाटक की उन्होंने सच्ची समालोचना नाम से आलोचना की या फिर उसका मूल्यांकन किया। यह भी तथ्य परीक्षाओं में खूब पूछा जाता है और पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में आप देखेंगे तो निश्चित तौर पर यह सवाल के रूप में आया है। तो सन 1886 ईस्वी में लाला श्रीनिवास दास के नाटक संयोगिता स्वयंवर की का मूल्यांकन या फिर समीक्षा सच्ची समालोचना नाम से उन्होंने किया था। समालोचना भी कैसी हो? सच्ची हो। क्यों किया था? क्योंकि उस समय के अलग अलग पत्रों में संयोगिता स्वयंवर का लोगों ने बहुत ही प्रशंसा किया था। कोई आलोचना नहीं किया, गुण और दोष के बारे में नहीं बताया, बल्कि बताया कि बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है। इसलिए इनको लगा कि इसकी समीक्षा की जानी चाहिए कि क्या इसमें कमी रही है, क्या इसमें अच्छाई रही है। उसी वर्ष उपाध्याय पंडित बद्री नारायण चौधरी ने भी बहुत ही विस्तृत समालोचना अपनी पत्रिका में निकाली थी। इस दृष्टि से सम्यक आलोचना का हिंदी में सूत्रपात करने वाले इन्हीं दो लेखकों को समझना चाहिए। बात अभी हो रही थी प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट की, लेकिन आखिरी पैराग्राफ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक सूत्र छोड़ दिया है, जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। अब उन्होंने बालकृष्ण भट्ट और बद्रीनारायण चौधरी की आलोचना दृष्टि पर बात करना शुरू कर दिया कि बालकृष्ण भट्ट जहां पर गद्य प्रबंध लिखे, उन्होंने प्रताप हिंदी प्रदीप नाम से पत्र का संपादन किया, लेकिन आलोचना में भी अपना हाथ आजमाया। और आलोचना किसकी की? संयोगिता स्वयंवर की सच्ची समालोचना नाम से। इसी को ध्यान में रखते हुए बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन ने भी विस्तृत समालोचना की। और बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की एक पत्रिका है जिसका जिक्र हम जब चौधरी पर करेंगे तो बताएंगे। और अंत में जो आखिरी वाक्य आप देख रहे हैं, बताया गया कि इस दृष्टि से देखा जाए तो आलोचना का हिंदी में सूत्रपात करने वाले इन्हीं दो लेखकों को समझना चाहिए। किन दो लेखकों को? बालकृष्ण भट्ट और बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। तो मान लीजिए कि बदले हुए पैटर्न पर सवाल पूछ लिया जाए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किन दो लेखकों को हिंदी में आलोचना का सूत्रपात करने वाला माना है, तो इसमें बालकृष्ण भट्ट और बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन का नाम हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र और फिर प्रताप नारायण मिश्र का, 3-4 लोगों का नाम हो जाएगा। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा सही? भट्ट और बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन का। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने भारतेंदु योगीन यानी कि भारतेंदु मंडल के दो प्रमुख साहित्यकारों के बारे में चर्चा की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इन दोनों साहित्यकारों के प्रति क्या दृष्टिकोण रहा, उनकी क्या खास विशेषता उनके नजर में रही, उसके बारे में हमने देखा। और इन रचनाकारों के रचना शैली के बारे में भी हमने जानकारी ले ली। और परीक्षाओं के दृष्टिकोण से कहाँ कहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं, उन पर भी हमने बारीकी से आप सभी का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया, फिर उधर ले जाने का प्रयास किया। तो उम्मीद है कि अब आप प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट से रिलेटेड किसी भी तरीके का सवाल आएगा तो आराम से आप कर लेंगे और उन तमाम परीक्षार्थियों में आप बढ़त बनाकर आएंगे। तो आप सभी के कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा कि ये वीडियो लेक्चर आप सभी को कैसा लगा, और आगे हम इसी तरीके से हिंदी गद्य का विकास आचार्य रामचंद्र शुक्ल के दृष्टिकोण में क्या रहा उस पर चर्चा करेंगे और साथ में एमसीक्यू भी लाएंगे। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। पहले सब्जेक्टिव तौर पर आप अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर ऑब्जेक्टिव तौर पर आप अपने आप उन सवालों का जवाब देने लगेंगे। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।